वेलकम टू राल सौंदिया एकेडमी। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी जो कि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन का अध्ययन एक बार अच्छी तरीके से कर लें, जिससे कि आपके जो भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। आपके डॉक्यूमेंट हैं वो किस तिथि के होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे। इस वीडियो में हम आपको सभी नोटिफिकेशन की जो भी बारीकियां होंगी सभी के बारे में यहाँ पर बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरा फुल डिटेल में नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 60,224 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो अनारक्षित है जनरल की जो मतलब अनारक्षित यानी जनरल की जो सीटें हैं वो कितनी है, 24,102 है। ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो कितनी है, 6,024 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है, 16,264। अनुसूचित जाति की 12,650 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कितनी है, 1,204 है। देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं जो भी इसमें महत्वपूर्ण तिथियां उनके बारे में देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की होने की जो तिथि है वो 27/12/2023 तक से स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है, 16/1/2024 है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 18/1/2024 है। देखिए, आपको करेक्शन का भी मौका मिलेगा। करेक्शन का मौका कब मिलेगा और कितनी बार आप करेक्शन कर सकते हैं और किस चीज़ में करेक्शन कर सकते हैं वो भी आपका इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो वो भी हम क्लियर करके आपको बताएंगे। देखिए, आवेदन शुल्क कितना है आपका, 400 रुपये है। मेन पॉइंट आपको नोटिफिकेशन के हम बताते जाएंगे। बात की जाए यहाँ पर के अर्हता क्या है, तो देखिए राष्ट्रीयता के बारे में बात कर लिया तो भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है ओनली भारत का नागरिक है। आप अदर स्टेट से भी किसी भी स्टेट से हो, ऑल इंडिया आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, तिब्बती साड़ी उनके लिए बोला गया, लेकिन आपके जो बात की जाए तो अगर आप किसी भी स्टेट से हो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन ये रहेगी, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर किस में काउंट होंगे, जनरल के रूप में, जनरल अभ्यर्थी के रूप में फाइट करेंगे। यानी जनरल अभ्यर्थी की जितनी सीटें होंगी उन पर वो फाइट करेंगे और जनरल अभ्यर्थी की जो भी कंडीशन होगी, एज क्राइटेरिया इत्यादि, उनको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपने 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण की हो किसी भी बोर्ड से, 12th आपके पास होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड से होनी चाहिए। अच्छा, बात करें उसके बाद में अधिमानी अर्हताएँ, ये जो कि 12th तो होनी चाहिए। उसके बाद में अगर किसी को अधिभार मतलब चाहिए उसमें, तो आपके पास में अगर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें जो भी छूटें मिलती है वो मिलेंगी। अधिमानी अर्हता अगर ये आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। प्रेफरेंस के रूप में आपको इसमें आपको प्रेफरेंस यानी कि अधिमान दिया जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं आयु की। देखिए, जो आयु है वो मेन आपकी आयु को आपको ध्यान रखना है। जनरल कैंडिडेट है उनके लिए आयु में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जनरल के कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पिछली भर्ती निकली थी तब उनकी उम्र हुई नहीं थी और इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें उनकी उम्र ओवर एज हो गए हैं वो। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, अगर वो एज में रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो एज में रिलैक्सेशन बच्चों को उपलब्ध कराएं। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी जो दिनांक जो डेट है वो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आय प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वो एज का जो कट ऑफ डेट है वो 1/7/2023 है। उस कंडीशन में आपके 18 वर्ष आय हो जानी चाहिए और 22 वर्ष से ज़्यादा आय नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है 2 जुलाई 2001 से पूर्व का आपका जन्म होना चाहिए। अच्छा, बात कर लें महिला अभ्यर्थी की, तो महिला अभ्यर्थी के केस में क्या है कि 1/7/2023 को 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली एवं 25 वर्ष की आय प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी 25 ईयर्स है जनरल महिला कैंडिडेट के लिए और जो 22 वर्ष उम्र है वो है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। चलिए, इसमें बताया गया, देखिए, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, जो शासन के निर्देशानुसार है। कितनी छूट मिलती है वो भी नोटिफिकेशन में आगे दिया, वो भी हम आपको बताएंगे कि जो कहने का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST है ना, कितने साल की छूट दी जाएगी। ये टिप्पणी दी है चरित्र वैवाहिक स्थिति, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप सभी केस में फॉर्म को भर सकते हैं, वो कोई समस्या है नहीं है। यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता इसमें भी नहीं, जो मेन बात होगी नोटिफिकेशन की वो बताएंगे आपको। देखिए, लिखित परीक्षा के बारे में देख लीजिए। लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा में आपके 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी
ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी और दूसरी बात है ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी, यानी OMR सीट पर लिखित परीक्षा आपकी कराई जाएगी। जो टोटल टाइम दिया जाएगा इसका, वो समय अवधि कितनी है, 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, दूसरा सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जैसे रीजनिंग बोलते हैं वो पूछा जाएगा। अच्छा, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 की नेगेटिव में, यानी 1/2 की यहाँ पर नेगेटिव रखी गई है। तो नेगेटिव भी ठीक ठाक है, इसमें 0.5 ऋणात्मक अंक इसमें प्रदान किए जाएंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया उन्होंने कि देखिए सम्मिलित होने पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन है। एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक पालियों में डेट में परीक्षा होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अप्लाई की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। और देखिए जो आपके कौन से काम की बात है, बात करिए जाए फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आपका जो मतलब कहने का मतलब है रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड DVPST लिया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा है। अब देखिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, ऊंचाई और हाइट और इसकी बात कर लें तो सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए ST कैंडिडेट के लिए। और जनरल OBC और SC के लिए कितनी होनी चाहिए, 168 होना चाहिए। ये सीना देखिए, सीना में देखिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। देखिए फिर उसका महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो ऊंचाई हाइट वो कितनी है, इनके लिए सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और जो ST की महिला कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है। इनका देखिए वजन कितना होना चाहिए, महिला अभ्यर्थियों के जो न्यूनतम वजन है वो कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात रही। ये देखिए शारीरिक दक्षता बड़ी परीक्षण है यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपका जो रेस होगी वो देखिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की रेस है, वो 25 मिनट में पुरुष कैंडिडेट को पूरी करनी होगी और यानी 4800 मीटर की 12 राउंड होते हैं, 400 मीटर का एक राउंड होता है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 14 मिनट में पूरी करनी होगी। चलिए उसके बाद में देखते हैं चयन तथा अंतिम योग्यता सूची जो मेरिट बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल होने वाले यानी जो फिजिकल में पास होंगे अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो आपका रेस है जो फिजिकल है वो ओनली क्वालिफाइंग आपको पास करना, उसका कोई मार्क्स नहीं है, केवल जो मार्क्स बनेगा वो आपका लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। आरक्षण व आय सीमा में छूट के लिए बात की जाए तो ये लंबवती में क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आय सीमा में और रिजर्वेशन में छूट मिलेगी। बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल में काउंट होंगे, उन्हें जनरल में फाइट करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये EWS के लिए बोला गया कि EWS के लिए जो क्राइटेरिया वही सेम है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण 10% होगा। लोक सेवा आयोग जो EWS के दिनांक डेट दी है जो उसका EWS का नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग, तो वो कोई खास बात नहीं है। EWS के लिए कंडीशन दी हुई है जो है। चलिए आगे देखते हैं लंबवत आरक्षण। यहाँ पर छूट के बारे में बताया गया कि एज रिलैक्सेशन उसमें कितनी छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति SC के लिए 21% आरक्षण होता है और इसमें उन्हें आय सीमा में कितने की छूट मिलेगी, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये है कि प्रमाण पत्र किनके द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिलाधिकारी हो, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार कोई भी हो, समाज कल्याण अधिकारी जिनके भी हो। यानी कहने का मतलब है जो SC को 5 वर्ष की छूट है इसमें। बात कर लें हम ST की तो ST को भी 5 वर्ष की छूट है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। EWS के लिए कि देखिए एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जो EWS के लिए 10% सीट आरक्षित हैं वो 10% इन्हें सीट मिलेंगी। ये क्षैतिज आरक्षण दिया है भूतपूर्व सैनिक के 3 वर्ष है, ये होमगार्ड्स के लिए देखिए नहीं कोई वो नहीं है। महिलाएं ये क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे और काम की कौन सी बात है हमारी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दिया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया गया है।
आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी की बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट को क्लिक कर, मतलब वही है, उसके क्लिक करने के बाद ये फॉर्म स्टार्ट होगा आपका भरना। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हैं, तो निर्देशों को भली बात समझ लें। ओके, इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ये किसी के माध्यम से कर सकते हैं। हेल्पलाइन दी हुई है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होती है आवेदन करने में तो आप इस हेल्पलाइन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए फीस के लिए बताया गया किस प्रकार से आपको फीस काटनी है। इसके बाद फॉर्म में सबमिट होगा, 3 स्तर पर पहले आवेदन होगा, फिर फीस कटेगी, उसके बाद वो फॉर्म को फाइनल आपको सबमिट करना है। देखिए इसके बाद में आपका और क्या है, शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर, अगर आपके पास डिजी लॉकर में अपलोड है तो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड कर दीजिए, अन्यथा आप स्कैन करके भी उसे अपलोड कर सकते हो, तो वो कोई खास बात नहीं है। फोटोग्राफ हस्ताक्षर के लिए बोला गया है। अच्छा, फिर उसके बाद में देखते हैं आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। यानी पहले आपको फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप में फीस काटनी है और तीसरे स्टेप में फॉर्म को सबमिट करना है। अच्छा, आगे देखिए, अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किए गए आवेदन ही स्वीकार होगा। जो लास्ट में आवेदन करेगा वही वाला मान्य होगा। इसलिए अभ्यर्थी पहले जो आवेदन भर रहा है वो, अगर किसी अभ्यर्थी ने 2 आवेदन भर दिए या 3 आवेदन भर रहा है, एक से अधिक आवेदन भर रहा है, तो जो अंतिम आवेदन होगा वही मान्य किया जाएगा। पहले वाले आवेदन अपने आप निरस्त हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या पॉइंट है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता को पूर्णतः के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण है, दोषपूर्ण है या सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है, अगर किसी प्रकार की कोई भी गलती है। चलिए आगे और क्या है इसमें, देखिए भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। इसमें दिया है कि देखिए विज्ञापित पदों पर की जा रही इस भर्ती में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियम में लागू किए गए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये अलग कंडीशन है, ये आपके काम की नहीं है। चलिए फिर उसके बाद में और कौन सी काम की बात दी गई है आपके लिए। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये कोई बात नहीं है खास, बोर्ड का ही अंतिम निर्णय होता है। लेकिन तो परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, जो सिलेबस है इसे हम आपको अलग से बताएंगे। इसका सिलेबस है उसे हम डिटेल में आपको समझाएंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा को पास करना, उत्तीर्ण करना, उसे मेरिट में आने के लिए सिलेबस को पहली बात गहनता से समझना जरूरी होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी फिर योजना बना के उस सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। तो सिलेबस को हम आपको अलग से बनाएंगे। प्रारूप दिए हुए हैं आपके जो भी हैं, EWS के प्रारूप है, जो भी OBC है, SC है, वो इनके प्रारूप दिए हुए हैं। तो इस फॉर्मेट पे आपको बनवाने हैं वो आपके फॉर्मेट पर ही बने होते हैं, तो वो कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपके जो भी कंडीशन है, और इन्होंने बोल दिया है कि बात की जाए उसकी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ, तो जब आप आवेदन कर रहे हो तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपको पास में सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर मूल निवास है, अगर नहीं बने हुए हैं तो आप उन्हें बनवा लें, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास में सभी प्रकार के जो भी आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट हैं या फिर जो भी आप उसमें छूट लेना चाहते हो, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको UP पुलिस भर्ती की विभिन्न जानकारी और साथ में तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।